हाँ, शराब तो यहाँ बाकायदगी से मिलती रहेगी, मैंने कहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक अंदर से वो दोनों ही गौबाश तबीयतों के मालिक थे। नशा गहरा होने के साथ साथ उनके हैवानी तकाजे पूरी कुव्वत से बेदार होते जा रहे थे। उनकी बातों में वो रंग नुमाया होते ही मैं अपना भरा हुआ गिलास लेकर वहां से उठ गया। हमें अकेला छोड़कर तुम कहाँ चले? रमेश ने लहक कर हाँक लगाई। तुम्हारी खबरगिरी के अलावा मुझे कुछ और काम भी होते हैं। तुम शुक्ल जारी रखो, अब खाने की मेज पर मुलाकात होगी। ये कहते हुए मुझे ख्याल आया कि मैंने खुद ही कमरे से फोन काट कर लॉबी में पहुंचा दिया था और मैं अपनी ख्वाबगाह से किसी को फोन नहीं कर सकता था। मैं जाते जाते ठिठक कर रुक आया। इसी वक्त बद्रीनाथ ने रमेश अग्रवाल से कोई ऐसी बात कह दी को भड़क कर किसी नलनी कोर को बेतहाशा नंगी नंगी गालियां देने लगा। मैंने बदमजगी से रमेश की तरफ देखा। मेरी नजरें उसके चेहरे से फिसलती हुई बद्रीनाथ से चार हुई तो उसने लुफराना मुस्कुराहट के साथ मुझे आंख मारने की कोशिश की। बसियार नोशी ने उसके असाब और अजलात को मुतासिर करना शुरू कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि बैक वक्त उसकी दोनों आंखें बंद हुईं और फिर फौरन ही खुल गईं। वो उस वाक़े पर कुछ परेशान नजर आने लगा। अपने दिल की भड़ास निकाल लेने के बाद रमेश अग्रवाल खामोश हो चुका था और गिलास से घूंट लेने के बाद यूं बुरे बुरे मुंह बना रहा था कि उससे कराहत महसूस हो रही थी। अगर किसी से बात न करनी हो तो मैं फोन वापस अपने कमरे में ले जा रहा हूं, मैंने उन्हें आगाह किया। दे जाओ, जो जी चाहे ले जाओ, बद्रीनाथ ने कसलमंदाना अंदाज में कहा। फोन को यूं ही इधर उधर आना जाना है तो तार के सिरे पर एक जगपिन लगा लो, वरना यह कट कट के बहुत छोटा रह जाएगा। वो एक सही और माकूल मशवरा था, लेकिन बद्रीनाथ ने जिस लबो लहजा में आखिरी फिक्रे अदा किए थे उन्होंने पूरा मफहूम ही बदल कर रख दिया था। मैंने गुस्से और मुलामत से इन दोनों मलऊनों को घूरा और फिर फोन का तार खींचकर तेजी से अपने कमरे की तरफ चल दिया। मेरे एक हाथ में स्काच का गिलास और दूसरे में फोन था। रिकॉर्डिंग सिस्टम अलग करके फोन को दोबारा लाइन से मुंसलिक करके मैंने घर का नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ गजाला मौजूद थी। उसकी आवाज से गहरी आसूदगी और तमानियत छलक रही थी। अव्वल खान कहाँ है? जरा उससे मेरी बात करवा दो, मैंने गजाला से कहा। इस वक्त अव्वल, दोम और सोम में से कोई घर पर नहीं है। जो कहना है मुझे बता दें। मेरी आवाज पहचानती गजाला की आवाज में चौकी औद कर आई, जिसमें गुजरी हुई दोपहर की हल्की सी झलक नुमाया थी। ये तीनों कहाँ गए हुए हैं? मैंने कदरे हैरत और परेशानी से पूछा। सलमा का फोन आया था। जहांगीर ने नशे में धुत होकर चिल्लाना शुरू कर दिया था कि उसे दिल का दौरा पड़ा हुआ है। वो सलमा के काबू से बाहर हुआ जा रहा था। वो तीनों उसी को देखने गए हैं। अल्लाह हम सब की मगफिरत करे। मैंने छत की तरफ देखते हुए कमजोर आवाज में कहा। वो तीनों वहां हैं और मैं यहाँ दो शराबियों की देखभाल कर रहा हूँ। आज का दिन कुछ नामुनासिब सा मालूम होता है। आप इन्हें चकमा देकर घर क्यों नहीं आ जाते? गजाला नरमी से तरगीब थी। घुटने कमजोर हो जाएंगे। मैं सोचे समझे बगैर रवानी में क्या किया, फिर फौरन ही संभल कर बोला, मेरा मतलब है कि मैं इतनी आज़ादी से आमदोरफ्त जारी नहीं रख सकता। आज एक नया नाम सामने आया है, मैं इसी के बारे में अव्वल खान से मशवरा करना चाह रहा था। इस सिलसिले में तुम कुछ नहीं कर सकोगी। वो आएगा तो मैं फ़ोन करा दूंगी। गजाला ने किसी हुज्जत के बगैर मेरी बात मान ली। मैंने लम्हा भर सोचा और फिर उसकी वो तजवीज़ मान ली। बाहिमी ताल्लुक़ के हवाले से चंद ज़ाती तबसरों के तबादले के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया और फ़ौरन ही जहांगीर के घर का नंबर मिलाने लगा। मैं खुद इस बात का शाहिद था कि कसरत से शराब नोशी के बाद जहांगीर बुरी तरह बहकने लगता था, मगर नशे में दिल के दौरे वाली बात किसी तरह मेरे हल्क से नहीं उतर रही थी। अगर मेरे अंदेशे के बरअक्स वो खबर दुरुस्त थी तो सूरत-ए-हाल संगीन थी। इस नाजुक पोजीशन में मैं जहांगीर को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता था। पहली घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। मेरे कानों में चीखम धाड़ के साथ वीरा की नरम और शीनी आवाज गूंज उठी। क्या बात है? व्याह क्या हो रहा है? मैंने फिक्रमंदाना लहजा में वीरा से पूछा। जहांगीर को दिल का कोई खतरनाक दौरा पड़ा हुआ है। वो दोनों हाथों से अपना दिल थामे पूरे फ्लैट में चीखता और चकराता फिर रहा है। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा। सलमा के हाथ पैर फूले हुए हैं कि कहीं वो मरी ना जाए। तुम बताओ कि हम क्या करें? यहाँ आकर भी हम सब बेबस तमाशा ही बने हुए हैं। यह दिल का कैसा दौरा है कि वो बेहोश या निढाल होने के बजाय किसी घोड़े की तरह पूरे फ्लैट में दौड़ता फिर रहा है। वीरा की पूरी बात सुनकर मैंने पुरतजस्सुस लहजे में सवाल किया। पता नहीं, ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकेगा। सलमा की हालत और बातों से ये जाहिर हो रहा है कि मियाँ बीवी में झगड़े के बाद जहांगीर को ये हार्ट अटैक हुआ है। इसकी हालत वाकई काबिल रहम है। जरा इसे फोन पर बुला दो, मैंने कुछ सोचते हुए ताकमाना लहजे में कहा। बुला दूं? वीरा की आवाज तहय्युर ज़दा थी। वो किसी की सुन ही नहीं रहा। फोन पर क्या आएगा? इसके सामने मेरा नाम लो, मैंने तेजी से कहा। उसे बताओ कि मैं उससे बात करनी चाह रहा हूँ। बेसूद होगा, वीरा ने मायूसी से जवाब दिया। वो सख्त अजियत में है। तुम कहती हो तो मैं एक कोशिश किए लेती हूँ, जरा सी देर होल्ड करो। वीरा रिसीवर रखकर चली गई। मेरे कानों में मुतअद्दिद मिली जुली लेकिन गैर वाज़ेह आवाजें आती रहीं। मुझे अंदाजा हो गया कि जहांगीर ने अपने घर में खासी हड़बोंग मचाई हुई थी और सभी उसकी बिगड़ी हुई हालत से खौफजदा थे। कुछ देर बाद चढ़े हुए सांसों के साथ रिसीवर पर जहांगीर की कराहें उभरी। मर गया, हाय मैं मर गया, मेरा दिल, आ जाओ मेरे भाई, तुम भी आ जाओ और मेरा आखिरी दीदार कर लो। हाय मेरा दिल,
मेरे कान खड़े हो गए। अपना फिक्रा मुकम्मल करने से पहले उसे अपना दिल याद नहीं आया था। मैं उसकी रग रग को पहचानता था। वो जहांगीर था और किसी भी वक्त कोई ड्रामा कर सकता था। ये क्या दिल दिल लगा रखी है? मैंने बरहमी से कहा। होश में आते हो या वहीं आकर जूते लगाऊं? मेरा दिल, बड़े भाई मेरा दिल। मेरी बात सुनते ही वो फिर शुरू हो गया। आता हूं, अभी आ जाऊंगा, मगर मेरा दिल, यह औरत मुझे मारेगी, दूसरी शादी करेगी, मुझे सब मालूम है। हाय मैं मरा। क्या हो गया? बोलते क्यों नहीं हो? उसकी आवाज में वक्फा आती मगुरा। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। जहांगीर की सरगोशाना आवाज उभरी। अभी ड्रामा खत्म किया तो सब चौपट हो जाएगा। यह कहकर उसने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। मुझे तसल्ली होगी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। सबकी परेशानी बिल्कुल बेबुनियाद थी। मैंने थोड़ी देर बाद दोबारा फोन करने की धमकी देकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया और फिर उठकर अपने गिलास की हल्की स्कॉच वाश बेसन में बहा दी। इस वक्त शराब से मेरी तबीयत अचानक ही मतलाने लगी थी। गजाला, वीरा और फिर खुद जहांगीर से मैंने जो कुछ सुना था उसकी बिना पर कुछ कड़ियां मैं खुद भी यकजा कर सकता था। वहां जो कुछ हो रहा था इसमें जहांगीर की मैनोशी का बड़ा दखल था। आइन मुमकिन था कि सलमा उसकी बसियार नोशी पर बरहम हुई हो और फिर बात इतनी बढ़ गई हो कि किसी बड़ी उफ्ताद को टालने के लिए जहांगीर को दर्द दिल का बहाना करना पड़ा। यह और बात थी कि उसने घर में वो पाखंड फैलाया हो कि सलमा झगड़े झमेले को भूलकर उसकी जिंदगी की फिक्र में मुब्तला हो जाए। मगर इसने घर पर भीड़ जमा कर ली। वक्त गुजारी के लिए बदरी और रमेश के पास जाने के बजाय मैं अपने कमरे ही में बिस्तर पर दराज हो गया। ये एक इत्तेफाक था कि इस वक्त वो दोनों भी नशे में धुत होकर ऐसी हालत को पहुंच चुके थे कि जानवरों से बदतर होकर रह गए थे और बदकलामी पर उतर आए थे। एक बात इन तीनों में ही मुश्तरक थी कि नशे की ज्यादती की वजह से दूसरे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाने के बावजूद इन्हें अपना अपना मफाद खूब याद था। जहांगीर ने अपनी बीवी से हीला साजी शुरू की हुई थी और वो दोनों अपने पेशावराना मफादात से जरा भी गाफिल नहीं हुए थे। मुझे यकीन था कि जहांगीर को अपना मफरूजा दर्द भूल कर फोन पर मुझसे हम कलाम देखने के बाद अव्वल खान वगैरह को जहांगीर की अदाकारी का इल्म हो गया होगा और उन्होंने वहां रुक कर अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरी वापसी को तरजीह दी होगी। फिर भी मैंने खासी देर इंतजार किया और एक मरतबा फिर जहांगीर के घर का नंबर मिला लिया। इस बार जहांगीर ने फोन खुद ही वसूल किया था। मेरी आवाज पहचानती वो चेकने लगा। ये क्या बदमाशी थी? तुमने दिल के दौरे का क्या ड्रामा रचाया हुआ था? मैंने तेज आवाज में पूछा। धीरे से काम लो, मैं सब बता देता हूँ। इस वक्त मैदान बिल्कुल साफ है, मुझे किसी साली का डर नहीं है। इस वक्त मैंने मजबूर होकर वो हरकतें शुरू की थी। मेरे फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं था कि बात बढ़कर तुम्हारे कानों तक पहुंचागी। उसकी मकाराना आवाज से खुशी फूटी पड़ रही थी। मैदान बिल्कुल साफ है तो सलमा कहाँ गई? मैंने पुरतशवीश लहजा में पूछा। वो अपने मेके चली गई, उसके रिश्तेदार उसे अपने साथ ले गए। अच्छा, इसका दिमाग ठंडा हो जाएगा। इसका मेका यहाँ कहाँ से पैदा हो गया? मैंने हैरत से पूछा। वो सब तो लाहौर में है। तुम भी बहुत भोले हो। तुम लोग मेरे ससुरालियों से क्या कम हो? वीरा और अव्वल खान उसे अपने साथ ले जाने में पेश थे। रात के खाने के बाद वो फिर यहीं आ जाएगी। मगर हुआ क्या था? तुम्हें ड्रामेबाजी की क्या मजबूरी पेश आ गई थी? वही पुराना झगड़ा यार। वो मेरी शराब नोशी से हमेशा से जलती आई है, आज फिर जुबान चलाने लगी। मैंने एक हाथ मारा तो बस फैल गई और रोते पीटते हुए अपना सामान समेटने लगी। जब उसने ये ऐलान किया कि वो इसी वक्त लाहौर जा रही है तो मेरे छक्के छूट गए। उसे मनाता तो उसका दिमाग खराब हो जाता। बस मैंने दिल का दौरा डालने का फैसला कर लिया और वो सारा झगड़ा और रोना धोना भूल कर मेरे लिए परेशान होगी। उसकी वजाहत सुनकर जेर लब मुस्कुराने लगा, मगर उससे खुश्क लहजे में पूछा, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि दिल के दौरे में आदमी भागा नहीं फिरता, निढाल और बेजान हो जाया करता है? इस वक्त सोचने समझने का कोई मौका नहीं था यार। एक बात दिमाग में आई और बस मैं कर गुजरा। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गुर्दे में दर्द के किसी मरीज की हालत बैठी हुई हो। एक बार मैंने दर्द से तड़पते हुए शख्स को चीखे मारकर दीवानावार इधर उधर दौड़ते देखा था। खुद सलमा को भी कुछ पता नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि उसका मेके भागने का खतरा टल गया और उसका दिमाग भी दुरुस्त हो गया। इस औरत ने मेरी जिंदगी अजाब की हुई है यार। इसका बस चले तो वो मेरी सारी बोतलें नाली में बहा दे। वो इतनी बुरी है तो उसे क्यों रोक लिया? जाने देते उसके मेके। बस यार समझा करो ना। वो बेहयाई से हंस दिया। बुरी है या भली, मगर है तो अपनी बीवी। साली बुरा भला सुनती और सहती है, फिर भी इशारों पर नाचती है। बस कभी कभी खोपड़ी सरक जाती है तो अब मैंने उसका इलाज भी ढूंढ लिया है। देखूंगा कि कैसे घर छोड़कर भागती है। तुम लोग हफ्ते अशरे में मिलते मिलाते रहा करो तो सब ठीक हो जाएगा। वो अकेलेपन का भी शिकार है और तुम लोगों को बहुत चाहती है। इतना बड़ा फसाद खड़ा करने के बाद अब तुम्हारा नशा हिरन हो चुका है। मैंने तन से पूछा। सारा लुत्फ गारत हो गया होता अगर वीरा ना आती। वो मेरे ऊपर सलमा से ज्यादा आंखें निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वही मेरी सबसे बड़ी साली है। बिल्कुल मर्दों की तरह मेरे ऊपर चढ़ी चली आ रही थी और मुझे बाजुओं से पकड़ पकड़ कर झंझोड़ रही थी। उसके साथ सबसे बड़ा मसला यही है कि वो जहां जाती है लोग उसे अपना रिश्तेदार समझने लगते हैं। बस ये ख्याल रखना कि कभी उसकी खोपड़ी सनक गई
तो तुम्हारा दिल का दौरा भी काम नहीं आएगा। तुम बड़े खुश नसीब हो। उसकी आवाज रश्क आमेज होगी। एक साथ 2 किश्तियों में सफर कर रहे हो और दोनों किश्तियां काबू में है। कमाल है कि गजाला उसे बर्दाश्त कर रही है। आपने काली जुबान बंद रखो और अब आराम करो। यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मेरे लिए मदन मोहन सिर्फ एक मद्रासी टोपी का नाम था। इसके बारे में बद्रीनाथ ने मुझे खास तौर पर कुछ नहीं बताया था, लेकिन बातों ही बातों में मैंने अपने ज़हन में एक खूब रूह और वची नौजवान का खाका मुरत्तिब करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। नाच गाने और मखलूत महफलों के शौकीन इस नौजवान से मुलाकात के लिए मैं मुकर्रर वक्त से जरा पहले ही पर्ल की बुलंद और वसी लाबे में पहुंच गया। वहां की रौनकों से लुत्फानंदोज हो रहा था, मगर मेरी नजरें बारी बारी राहदारी के दोनों सिरों का तवाफ कर रही थी। ठीक 3 बजे वो राहदारी की मशरकी सम से नमदार हुआ। वो रास्ता पेट्रोल पंप और पार्किंग की तरफ निकलता था। शायद राजदारी बरकरार रखने के लिए वो अकेला ही आया था। ऐसा ना होता तो ड्राइवर उसे मरकजी दरवाजे पर उतार कर गाड़ी कहीं भी लगा सकता था। उसकी मखसूस मद्रासी टोपी की वजह से मैंने उसे दूर ही से पहचान लिया। वो गोरे चिट्टे रंग का एक वजी और खूबरू नौजवान था जो अपनी चाल ढाल से भी शौकीन मिजाज नजर आ रहा था। इस वक्त होटल की पूरी लाबी में उसके सिवा हर मर्द और औरत का सर खुला हुआ था। इस वक्त पूरे 3 बजे थे, इसलिए वही मेरा मतलूबा आदमी हो सकता था। मैंने उसे देखते ही अपनी निशिस्त छोड़ दी। मैं उससे राहदारी ही में अपना तारुफ करवाने का इरादा रखता था, ताकि जरूरत के तहत हम बाद में कोई गोशा या आफियत मुंतखब कर सकें। मैंने उसका रास्ता रोका तो वो अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाल रहा था। अपनी राह में किसी के हायल होने का एहसास होते ही वो टिटका और मेरे करीब रुक गया। योगा, मैंने उसके चेहरे पर नजर जमा कर दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ कहा। ओह, उसने बेसाख्ता कहा, तुम वक्त पर आ गए, ये बहुत अच्छा हुआ। उसका लहजा सपाट बल्कि किसी हद तक नखूत आमेज था। वो इन लोगों में से मालूम होता था जो अपने से कम रुतबे के लोगों से बेतकल्लुफ होना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनसे काम निकाल कर सर्द मैरी से अपने रास्ते बदल लेते हैं। मैंने उस राहदारी के वस्त में रोका था। वहां दूसरे लोगों की आमदोरफ्त भी जारी थी। वो रास्ते से हटकर बाएं तरफ सरकाया, जहां बड़े बड़े ग्रुपों की सूरत में आरामदेह नशिस्तें सजी हुई थी। मैंने गौर से उसका जायजा लिया। उसने टाई के बगैर नफीस कपड़े का कोट पहना हुआ था। सफेद कमीज के 2 ऊपरी बटन खुले हुए थे और खुले हुए गिरेबान में वो बारीक सी तलाई चैन नजर आ रही थी जो उसकी गर्दन में पड़ी हुई थी। बद्रीनाथ की बताई हुई बातों के अन मुताबिक वो इस वक्त भी कोई प्ले बॉय नजर आ रहा था। बद्री का क्या हाल है? उसने दाहिने हाथ से अपने कोट की अंदरूनी जेब में कुछ टटोलते हुए रवा रवी में मुझसे सवाल किया। वो एक सपाट सा सवाल था जिसमें जरा भी जज्बाती गर्म जोशी नहीं थी। बद्री ठीक है? उसके साथ रमेश अग्रवाल मजे कर रहा है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और पूछा, तो क्या रमेश भी उसके साथ है? साथ ना होता तो मजे कैसे करता? मैंने बेखौफी से कहा। मैं शुरू ही से उस पर गालिब रहने का ख्वाहा था। वो तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रही है। उसने जोमानी लहजे में कहा, इनका तनदही से ख्याल रखोगे तो तुम्हें बाद में भी काम मिलता रहेगा। ये लिफाफा इसी तरह ले जाकर बदरी को दे देना। मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ इस लिफाफे में मौजूद है। ये कहते हुए उसने अपने कोट के अंदरूनी जेब में से खाकी कागज का एक मोहर बंद लिफाफा निकाल कर मुझे दिया। मैं देखे बगैर वो लिफाफा जेब में डाल लिया। लिफाफा मेरे सुपुर्द करते उसने रवानगी के इरादे से अपनी जगह छोड़नी चाहिए, मगर मैंने सख्त सरगोशाना लहजा में उसे रोक लिया। ठहर जाओ, थोड़ी देर के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना है, कुछ जरूरी काम पड़ गया है। उसे भड़ककर खौफ और बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। फॉरेन सर्विस में होते हुए भी वो बुनियादी तौर पर सीक्रेट सर्विस का एक अहम रुकन था और भरे पूरे होटल में अपने किसी हलीफ के बदले हुए दुरुस्त लहजे का मतलब बहुत अच्छी तरह जानता था। मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकता, उसने तेज सरगोशाना लहजा में कहा। बद्री से कह देना कि मैं उससे बाद में कहीं मिल लूंगा। मैं मुश्किल से वक्त निकाल कर ये लिफाफा देने आया हूँ। बद्री का नाम लेकर उसने दानिस्ता मेरी बात का वजन कम करने की कोशिश की थी। मैं अपना दाहिना हाथ जैकेट की जेब में डालकर तकरीबन मिलकर उससे खड़ा हो गया और बोला, बद्री और रमेश का खेल खत्म हो चुका है। इस वक्त उस सरकारी मेहमान है, तुम्हें मैं ले जाना चाहता हूँ। सुना तुम बहुत अच्छा नाचते हो। उसका चेहरा खौफ से धुआं हो गया। उसका सबब मेरे अल्फाज से ज्यादा वो दबाव था जो मेरी जैकेट की जेब में मौजूद रिवाल्वर की नाल उसके पहलू पर डाल रही थी। तो तुमने इन्हें डबल क्रॉस किया है? सच बताओ तुम कौन हो? उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जमकी। मेरे साथ चलो, सब मालूम हो जाएगा। योगा का कोड लेकर आने वाला भी अंदर हो चुका है। तुम एक भरे हुए होटल से मुझे इस तरह नहीं ले जा सकते। मैं एक जिम्मेदार सफारती अफीसर हूँ। ये खुली और बदमाशी है। तुम पीछे ना हटे तो मैं अभी शोर मचा दूंगा। मुझसे दूर हट जाओ। मेरा निशाना बेखता होता है। यहाँ कोई मेरी राह में हायल नहीं हो सकेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ आई भी बहुत ताकतवर है। तुम्हारे कत्ल की कहानी हमारी मर्जी के मुताबिक लिखी जाएगी। चोर मचाओ और जान दे दो। जिंदगी अजीज है तो खामोशी के साथ मेरे साथ चल दो। मैंने उसके बदन से अलग होकर अपनी पोजीशन बदल ली, मगर मेरा दाहिना हाथ बदस्तूर जैकेट की जेब में रहा। इस वक्त हम दोनों जहां खड़े हुए थे, पास शीशे की दीवार के साथ लगे हुए दूर उफ्तादा सोफों पर 2 गैर मुल्की बैठे हुए थे।
बाकी नशिस्तें खाली थी, इसलिए यह अंदेशा नहीं था कि कोई हमारी सरगोशियाना बातें सुन रहा होगा या उनकी वजह से हमारी तरफ मुतवज्जा हो सकेगा। तुम आईबी के आदमी हो, तब भी मेरे मिशन को इतला दिए बगैर मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। ये मेरा सिफारती हक है। मेरे साथ तुम गुंडागर्दी कर रहे हो। वो सख्त जब्जुब और हिजान में मुबतला हो गया था। चंद सवालों के जवाब देने के बाद तुम आज़ाद हो जाओगे, वरना मेरी उंगली ट्रैगर पर बिल्कुल तैयार है। वो खुद को एक संगीन जाल में महसूस कर रहा था। मेरे पुरअज़्म लबो लहजा ने उसके एतमाद और बेपरवाही को खाक में मिला दिया था। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि मेरी हदायत पर अमल करे या भाग निकलने की कोशिश करे। चलो, मैंने सकूत का वक्फा बढ़ने पर गुर्रा कर नीची आवाज में कहा, मैं ज्यादा देर तक यहां नहीं रुक सकता। अगर तुम आईबी के आदमी हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम कितना संगीन जुर्म अपने सर ले रहे हो। मेरी रिहाई के बाद मिशन वाले ये मामला आला सतह पर उठाएंगे तो तुम मुश्किलात में पड़ जाओगे। तुम्हारे जुर्म के सबूत के लिए खाकी लिफाफा मेरे पास मौजूद है। सफारतकार कत्ल भी कर दे तो मकामी कानून के तहत उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे मेरी बात काट कर कानूनी मोशगाफियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसकी तकदीर का फैसला उसके मिशन का सरबराह ही करता है। वो खुद किसी को कानून के हवाले कर दे तो ये उसकी सवाबदीद होती है। ये तकरीर बेसूद है। मैंने गुस्सीले लहजा में कहा, चलो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपना शनाख्तनामा दिखाओ। मुझे इत्मीनान होना चाहिए कि मुझे किसी सरकारी एजेंसी का आदमी ही ले जा रहा है। इस वक्त मेरी जेब में पोशीदा रिवाल्वर मेरा शनाख्तनामा है। बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें अपना कार्ड भी दिखा दूंगा। अब देर की तुम्हें इंतजार नहीं करूंगा। तुम्हारे खून के लिए कोई किसी को जवाबदेह नहीं होगा। तुम्हारा कत्ल बहुत आराम से शहर में होने वाली दहशतगर्दियों के खाते में डाल दिया जाएगा। लोग यही समझेंगे कि सड़कों और गलियों में वारदातें करने वालों ने अब शहर के बड़े होटलों का रुख कर लिया है। तुम भूल रहे हो कि यहाँ की सिक्योरिटी का निजाम बहुत सख्त है। मुझे मारकर तुम होटल के मुसल्ला मुहावसों से नहीं बच सकोगे। मैंने यही सोचकर इस होटल का इंतखाब किया था। सिक्योरिटी वालों के लिए मेरी असल शनाख्त काफी होगी। तुम एक मर्तबा फिर भूल रहे हो कि तुम्हारे कत्ल की कहानी हमारी मर्जी के मुताबिक बनेगी। किसी को कुछ हासिल हो या ना हो, तुम मुफ्त में जान से जाओगे। वो नरम रूह नजर आने के बावजूद मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा जिद्दी और सख्त चान था। अव्वल खान ने भी फोन पर मेरा मंसूबा सुनकर इस नुक्ते पर जोर दिया था कि होटल की रौनक से हौसला पाकर मदन मोहन मेरी धौंस में आने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। मैंने इस इम्कान को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था। मेरी राय थी कि जान के खौफ से मेरा शिकार मुजाहमत की हिम्मत नहीं कर सकेगा। वो नाजुक सूरत हाल थी। मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। अव्वल खान इस वक्त अपनी मुख्तसर सी पार्टी के साथ बाहर नए कैदी का इंतजार कर रहा था। वो लोग अंदर आ भी जाते तो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते थे। मैं मदन मोहन से बहुत कुछ कह रहा था, मगर एक संगीन हकीकत थी कि उसे मारकर मैं होटल से जिंदा सलामत बाहर नहीं निकल सकता था। वो एक खुला कत्ल होता। सारी खराबियों के बावजूद हमारा मुआशरा इतना हसास जरूर था कि इसकी सारी हमदर्दियां मकतूल के लिए होती और मैं कातिल के तौर पर उनकी नफरत का निशाना बन जाता। बाद में मदन मोहन का असल चेहरा बेनकाब करके मेरे जुर्म के बोझ को शायद हल्का कर लिया जाता, लेकिन इससे इब्तदाई और फौरी सूरत हाल में कोई फर्क नहीं पड़ सकता था। इसे छोड़कर पसपा होने का नतीजा मुकम्मल तबाही की सूरत में बरामद होता। मदन मोहन के अगवा की नाकाम कोशिश की खबर तेजी से सफारती हलकों में फैल जाती। अमेरिकी एजेंट होशियार हो जाते। बद्रीनाथ और रमेश अग्रवाल के मंसूबे नाकाम हो जाते। ये खबर मिलने के बाद वो दोनों मुझसे भी बदजन हो जाते या शायद मेरी असलियत ही का अंदाजा लगा लेते और हम एक मरतबा फिर अंधेरे में भटकते रह जाते। तुम बहुत सफाक और खुद गर्ज मालूम होते हो। अचानक मदन मोहन भराई हुई शिकस्त खोरता आवाज में बोल पड़ा, मैं कदम उठाने से पहले बता रहा हूं कि यह हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मुझे 4 बजे एक अहम मीटिंग में शरीक होना है। मैं वहां ना पहुंचा तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हंगामा खड़ा होगा। अपनी बात पूरी करके वो उसी तरफ चल दिया जिधर से लाबी में नमूदार हुआ था। मैंने कोई तारुज नहीं किया क्योंकि मैं खुद भी उसे इसी समत में ले जाने का इरादा रखता था। होटल के खुनक माहौल से हम बाहर की चमकीली धूप में निकले तो वहां अव्वल खान के 2 आदमी बेपरवायाना अंदाज में काड़ियों से टेक लगाए करते। इन्होंने कन्नखियों से हमें दरवाजे से बरामद होते देखा और फिर हमारे साथ हो लिए। कैदियों वगैरह को ले जाने वाली एक बंद पिकअप करीब ही खड़ी हुई थी। अव्वल खान वहीं हमारा इंतजार कर रहा था। एसटीएफ के दोनों आदमी कैदी को लेकर पिकअप के पिछले हिस्से में दाखिल हो गए। मैं अव्वल खान के साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गया और फिर वापसी का सफर शुरू हो गया। पुराने पोलो ग्राउंड और होटल के दरमियान बनी हुई निजी सड़क क्रॉस करके हम खलीकुरज़मा रोड पर आए और होटल के गिर्द घूमकर चाराए फैसल की तरफ जाने वाले रास्ते पर हो लिए। तुमने बहुत खतरनाक कदम उठाया था। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम सुर्ख रो रहे हो। फिलहाल इसका सामने आ जाना ही काफी था। हम इसे बाद में भी उठा सकते थे। चंद सानियों बाद उसने जुबान खोली। मैं इस वक्त मदन मोहन के दिए हुए लिफाफे का जायजा ले रहा था। मदन ने उसे मजबूती से बंद करके दोनों तरफ इस तरह बड़े बड़े दस्तखत वगैरह किए थे कि लिफाफे को खोलकर उसको असल हालत में लुटाना नामुमकिन था। मैंने अव्वल खान की बात सुनकर गहरा सांस लेते हुए कहा, यह वाकई बहुत आसाब शिकन काम साबित हुआ। वो कुछ देर और अड़ा रहता तो पता नहीं क्या होता।
आज शायद मैंने अपनी जिंदगी का कमजोर तरीन फैसला किया था। जो होना था वो हो गया, अब हमें इसको भूल जाना चाहिए। बस वो डर गया, वरना तुम कुछ भी ना कर पाते। उसने मेरी बात काट कर कहा। मैंने इंसानी फितरत के इस पहलू पर इंतजार किया था। इसने बहुत देर तक मुजाहमत की, मगर फिर इंसानी फितरत इस पर गालिब आ गई। वो बद्रीनाथ के लिए लिफाफा लेकर आया था। मैंने बात टाल दी। मदन मोहन को पकड़ने में कामयाबी के बावजूद मैं इस तस्करे पर खिफ़त से महसूस कर रहा था। अव्वल खान ने बाएं हाथ से लिफाफा टटोल कर कहा, यह बहुत हल्का है, इसे खोलकर देखना होगा। नहीं, लिफाफे पर दस्तखतों की सूरत में शायद कोई शनाख्त डाली गई है। लिफाफा खोला तो गड़बड़ हो जाएगी। लिफाफा बदलने से भी वो दोनों शक में पड़ जाएंगे। बेहतर यही कि इन कोशिशों में वक्त ज़ाया करने के बजाय मैं इसी वक्त ये लिफाफा उन तक पहुंचा दूं। अभी तक वो आंखें बंद करके मुझ पर एतमाद कर रहे हैं। लिफाफे का पैगाम खुद ही मेरे सामने आ जाएगा। बहुत उजलत है तुम्हें अपने नए दोस्तों तक पहुंचने की, अव्वल खान ने मुस्कुरा के कहा।